नमस्ते दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या क्या है। मतलब कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी फंड रेजिंग के, जैसे एडीआर है, जीडीआर है, आईडीआर है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये हमको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में ये इंस्ट्रूमेंट इफ़ेक्टिवली काम करते हैं फंड रेजिंग में। और प्राइस पे भी इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। तो प्राइस पे जो इम्पैक्ट है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट्स हमको मालूम रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होता है। इक्विटी शेयर्स जो है उसके नाम में ही लिखा है कि इक्विटी मतलब इक्वल इक्वल शेयर सबको रहेगा, उसके नाम में है। मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। दे आर द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल और पार्ट ओनरशिप in which the shareholders as a fractional owner takes the maximum business risk। तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर, वो जितना शेयर लेता है उतना प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे उसको मतलब ओनरशिप का राइट रहता है। वो प्रोपोर्शनेटली मालिक बन जाता है। फ्रैक्शनल ओनर मतलब प्रोपोर्शनेटली मालिक हो जाता है, ठीक है। और उसको क्या है, उसके बदले में मतलब कि वो जो इक्विटी शेयर है वो मेंबर हो जाता है कंपनी का। उसको वोटिंग राइट भी होता है, मतलब वो वोट कर सकता है। जितना शेयर्स है वो प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे वो वोट कर सकता है। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, ये प्राइमरी फंड रेजिंग का जो टूल्स है। मतलब कि जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में उसको पैसा चाहिए, तो जब आईपीओ में वो पैसा रेज करती है, फंड रेजिंग, तो इक्विटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा कि आईपीओ आ गया, इसका आईपीओ, उसका आईपीओ। तो जो कंपनी आईपीओ देता है ना, लिस्ट करता है, मतलब कि इशू करता है लोगों को, तो आईपीओ को लोग रिस्पॉन्स करते हैं और उनको शेयर्स मिलते हैं। तो वो जो शेयर्स मिलते हैं उनको कंपनी देती है आईपीओ में, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। वही शेयर बाद में जाके बीएसई एनएसई पे लिस्ट होते हैं और उसका रेट जो है चेंज होता है। तो ये है इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। बेनिफिट क्या होता है, जो मेंबर्स है या शेयर होल्डर है उनको बेनिफिट ये होता है कि उनको एनुअली डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है। डिविडेंड मिलता है, उसके बाद में वोटिंग राइट्स, मतलब वो वोट भी कर सकते हैं। और बेनिफिट ये भी है कि उनको आगे चल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस राइट इशू वगैरह मिलता है, उसके क्वांटिटी बढ़ता है उनका। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट है इक्विटी शेयर होल्डर को। लॉन्ग टर्म में इसके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब आइए प्रेफरेंस शेयर्स क्या रहता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका रोल क्या है, प्राइस पे कैसे इम्पैक्ट होता है वो देखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स विच प्रॉमिस द होल्डर अ फिक्स्ड डिविडेंड हुज पेमेंट टेक्स प्रायोरिटी ओवर दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड्स। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर से, अलग टाइप का शेयर से वो क्या करता है कि प्रॉमिस करता है, जो शेयर होल्डर है मतलब जिसने प्रेफरेंस शेयर्स बाय किया है उसको फिक्स डिविडेंड के तौर पे देगा। मतलब कि मान लो कि 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, उसके ऊपर अगर फिक्स परसेंटेज दिया 10%, 10% पर एनम आपको दिया जाएगा, तो 100 रुपये पे 10 रुपये आपको मिलेगा एक डॉक्यूमेंट के पीछे। मतलब कि एक क्वांटिटी है तो आपको 10 रुपये मिलेगा। अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होल्ड किया है, मतलब कि 1000 क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली 10,000 रुपीज़ मिलेगा। प्रोपोर्शनेटली उतना क्वांटिटी बढ़ जाएगा। हुज पेमेंट टेक्स प्रायोरिटी ओवर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, मतलब क्या है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो देने से पहले इनका डिविडेंड जो है फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी का प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का जो पार्ट है 10%, मैंने एग्जांपल में बोला, वो पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में बचा हुआ जो प्रॉफिट है उस पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको क्लेम बाद में है। मतलब कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दो, इंटरेस्ट या डिविडेंड, उसके बाद में जो बचता है वो जो रियल ओनर है या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है या
इक्विटी शेयर होल्डर है उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है डिविडेंड के तौर पे। तो इनको प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसके लिए उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी ये जो कैपिटल है इस तरह से इकट्ठा किया होगा उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेफरेंस शेयर्स के दो टाइप्स रहते हैं, एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी मेजर जो फ़र्क है उसमें वो क्या है, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर रहेगा तो उसका कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में कुछ दिनों बाद हो जाएगा, मतलब कि ड्यूरेशन वगैरह फिक्स किया हुआ रहता है। जैसे कि प्रोमोटर भी प्रेफरेंशियल शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं और पैसा दे सकते हैं कंपनी को। नॉन प्रोमोटर मतलब बाहर वाले लोग भी पैसा देके ये इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, पर कुछ पीरियड बाद वो इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ रहता है, मतलब कि वो एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ रहता है कि 1 साल या 3 साल डिपेंडिंग ऑन द कॉरपोरेट लॉ का जो है रूल्स रेगुलेशन। तो रिसेंटली अगर नॉन प्रोमोटर है तो आफ्टर 1 ईयर वो कन्वर्ट होगा, मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर प्रोमोटर है तो उसको पीरियड थोड़ा ज़्यादा रखा है, 3 साल का रखा है, तो लॉक इन पीरियड बोलते हैं उसको। उसके बाद में वो लॉक इन पीरियड में प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेगा, 3 साल के बाद में उसको कन्वर्जन इक्विटी में हो जाएगा और इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे ये केस में। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा जो पार्ट है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कन्वर्ट नहीं होता है इक्विटी में, बल्कि उसके ऊपर फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, ठीक है। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एडीआर जीडीआर क्या है, पर एडीआर जीडीआर के पहले ये प्रेफरेंस शेयर जैसे मैंने बोला है वैसे भी और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि डिबेंचर्स भी बोलते हैं उसको, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। फिर उसके बाद में बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये भी रहते। मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसके सिर्फ टाइटल बदल रहे पर फंक्शन वैसे ही है, फंड रेजिंग का ही फंक्शन रहता है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर का फंक्शन वैसे ही रहेगा जैसे प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टिबल था वैसे ही, और कन्वर्टिबल वारंट्स रहेगा उसका भी फंक्शन सिमिलर रहेगा। तो ये सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी देखते हैं कि एडीआर और जीडीआर क्या होता है। तो एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट या एडीआर जो है वो इंस्ट्रूमेंट बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया से अमेरिका से फंड रेज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जीडीआर जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट वो मेनली अदर देन अमेरिकन कंट्रीज़ जो भी है वहाँ से फंड रेजिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिक ये डिफरेंस है दोनों के नाम में ही, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट एडीआर और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। अभी एडीआर जो है उसका एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। तो जहाँ पे मान लो कि इंडिया में जो कंपनी उसको फंड का ज़रूरत है बाहर से, तो वो क्या करेगी, अमेरिका में जो इन्वेस्टर है उसके लिए एडीआर इशू करेगी। मतलब इंडियन कंपनी का यहाँ पे एक जो मतलब कि पोर्टफोलियो हैंडल करने वाला कस्टोडियन है, कस्टोडियन के द्वारा ये डीलिंग इंडियन कंपनी करेगी, और फॉरेन में जो है वो कस्टोडियन जो है उसके इधर शेयर्स ट्रांसफ़र करके फॉरेन में जो इन्वेस्टर है तो उसका जो फंक्शन है इन्वेस्टर का बैंक रहेगा, जैसे मान लो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उधर अमेरिका में, तो उसके द्वारा वो ट्रांजैक्शन करेगा उसका फंड का ट्रांजैक्शन। और एडीआर से फंड रेज होगा, फॉरेनर्स फंड मतलब उसको सब्सक्राइब करेंगे एडीआर को, और एडीआर को सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो पैसा आएगा वो कस्टोडियन के द्वारा इंडियन कंपनी को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो रेशियो 1:10 है तो एक एडीआर के बदले में 10 इक्विटी शेयर्स वो जो इन्वेस्टर है उसको, फॉरेन वाला अमेरिकन इन्वेस्टर, उसको मिलने वाले हैं। तो ये तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। अभी यहाँ पे एडीआर जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि मान लो XYZ इन्वेस्टर ने, अमेरिकन इन्वेस्टर ने वो सब्सक्राइब किया है, तो कुछ दिनों बाद उसको लगता है कि उसको रेट बढ़ गया तो बेचना है, तो वो
फ्रीली वहाँ पे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो बेच सकता है दूसरे इन्वेस्टर को। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारे इधर इक्विटी शेयर्स का डीलिंग होता है वैसे एडीआर का भी ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे। अभी सिमिलरली फंक्शन सेम रहेगा जीडीआर का, सिर्फ वो अदर देन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में होगा। जैसे कि मान लो लंदन से अगर हम ब्रिटेन से हम अगर पैसा रेज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जीडीआर इशू करेंगे और वो लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। और यहाँ से कंपनी को पैसा आएगा कस्टडियन के द्वारा और शेयर्स जो है वो इन्वेस्टर को मिल जाएंगे, जो भी रेशियो है वो बेसिस पे। तो ये बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, मेनली ये फंड रेजिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसके जैसा आईडीआर भी एक कंसेप्ट है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। जैसे कि एडीआर जो है हमने देखा था कि अमेरिकन इन्वेस्टर के लिए इंडियन कंपनी ने इशू किया था, उसको अगर उल्टा करेंगे आप, मतलब कि अमेरिकन कंपनी है और इंडियन इन्वेस्टर है, तो सेम जो होगा वो आईडीआर के द्वारा होगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। मतलब अमेरिकन कंपनी जो है यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर से पैसा लेके जाएगा, उसके बदले में यहाँ पे आईडीआर जो है इशू होगा। तो ये मेजर फ़र्क है। अभी प्राइस पे इम्पैक्ट कैसे होता है कि जैसे ही कोई कंपनी बाहर से फंड रेज करता है तो उसका जो मोटो है वो डेफिनेटली बिजनेस के लिए अच्छा है। जैसे कि बिजनेस उसको एक्सपांड करना है और ओवर द पीरियड धीरे धीरे शेयर की प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। तो मैं ये स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल में सिखाता हूँ क्लास में कि प्रेफरेंशियल इशू जो है उसका कैसे इम्पैक्ट होता है प्राइस पे, एडीआर जीडीआर का कैसा इम्पैक्ट होता है। पर इन जनरल जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, बिजनेस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, तो प्राइस भी उसका डेफिनेटली बढ़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल विप्रो, इन्फोसिस, इन्होंने एडीआर जीडीआर इशू किए हैं ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। तो एडीआर इशू करने के बाद में जो पैसा है उन्होंने बिजनेस में लगाया, उससे वो बिज़नेस का जो है स्ट्रेंथ मालूम पड़ जाता है, उनके विजन मालूम पड़ जाते हैं और ये कंपनी अच्छा है ये हमको मालूम पड़ जाता है। तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट हमको सीखना ज़रूरी है। इसका जो प्राइस पे इम्पैक्ट है उसका टेन्योर, मतलब कब से स्टार्ट होगा प्राइस पे इम्पैक्ट करना वगैरह, ज़्यादा डिटेल में मैं क्लास में विथ एग्जांपल प्रूव करता हूँ। तो बने रहिए चाणक्य स्टॉक ज्ञान के साथ। ऑनलाइन क्लासेस शुरू है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और लाइफ टाइम आपको बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी कुछ पैसा आप बना सकते हो चाणक्य स्टॉक ज्ञान ज्वाइन करने के बाद में। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद।